जैसे को तैसा मुरली प्रसाद जी बैठे बैठे कविता लिख रहे थे कि उन्हें अपनी बहू राखी की आवाज़ सुनाई दी जो उनके बेटे कमल से कह रही थी, देखा कैसे बैठे बैठे तुम्हारे बाबूजी ने खर्चा करवा दिया हमारा। मैं तो परेशान हो गई हूँ इनसे, मुझसे नहीं होने वाली इनकी सेवा वेवा, पहले ही कह देती हूँ 15 दिन तुम ही करो इनकी सेवा। अब कमल बोला, राखी तुम तो जानती हो मैं खुद कितना परेशान हूँ भाभी जी से। 15 दिन की बात है बस, फिर मैं भी इनसे कह दूंगा कि वे गांव वापस चले जाए। मुरली प्रसाद जी बेटे बहू का वार्तालाप सुन चुके थे। हालांकि अब यह इनके लिए कोई नई बात नहीं थी। जब से उनकी पत्नी विधा जी उन्हें छोड़कर गई थी तब से बेटा बहू हर बात पे उन्हें जलील कर देते थे ताकि मुरली प्रसाद जी अपने गांव के घर में वापस चले जाए। जबकि मुरली प्रसाद जी ने तो गांव में सिर्फ घर बनवाया रखा था ताकि गर्मी की छुट्टियां में कभी कभार पूरा परिवार यहां प्राकृतिक सौंदर्य देखने जाए और छुट्टियां बिता पाए। वे खुद वर्षों से शहर में बस चुके थे, यहाँ तक कि कमल भी यहीं पैदा हुआ था। मुरली प्रसाद जी अब अपने काम से रिटायर हो चुके थे और 1 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी विधा जी भी उन्हें अकेला छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई थी। तब से मुरली प्रसाद जी अपने दिल के भाव को पन्ने में उतारने लगे थे। उन्हें कविता लिखने का पहले से शौक था, मगर नौकरी के चलते कभी समय नहीं मिल पाया था। अब रिटायरमेंट के बाद उन्होंने फिर से कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। अभी 4 दिन पहले ही उनके पोते सोनू के हाथ से जमीन पर पानी गिर गया था और मुरली प्रसाद जी उस पानी की वजह से फिसल कर गिर गए थे। तब बहुत चिल्लाकर बोली थी, पापा जी आप में और सोनू में ज़्यादा अंतर नहीं है, उसकी तरह आप भी देख कर नहीं चलते। अरे सोनू तो बच्चा है, मगर आप तो उम्र दराज है। बेटा कमल भी पीछे से आकर चिल्लाया, इस बार कितने का फटका लगा होगा क्या पता। यहाँ मुरली प्रसाद दर्द से कर्रा रहे थे और दूसरी तरफ बेटे बहू के ताने बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। डॉक्टर के पास पहुंचकर पता चला कि मुरली प्रसाद जी का पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिस वजह से उन्हें डॉक्टर ने 15 दिन का प्लास्टर बांधा और आराम करने को कहा था। मगर 4 दिन में मुरली प्रसाद जी को यह एहसास हो गया था कि बेटे बहू से उनकी सेवा नहीं हो पा रही थी। मुरली प्रसाद जी ने भी मन में ठान लिया था कि बस यह 15 दिन निकल जाए, फिर वे हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। पत्नी विधा जी ने तो कभी मुरली प्रसाद जी से कोई घर का काम नहीं करने दिया था, इसलिए उन्हें घर के काम करने नहीं आते थे। गांव के घर जाने का उनका बड़ा मन था, मगर वहां जाकर अकेले कैसे दिन निकालेंगे, यही सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। जैसे तैसे उन्होंने यह 15 दिन निकाले। जैसे ही डॉक्टर ने उनका प्लास्टर खोला, दूसरे दिन मुरली प्रसाद जी ने अपना सामान बांध दिया, जिसमें सबसे ऊपर उन्होंने अपनी पत्नी विधा जी की तस्वीर रखी। बेटी बहू और उसमें हमेशा मतभेद ही रहा और मुरली प्रसाद जी जब जान चुके थे कि उनके बेटी बहू को उनकी रत्ती भर भी कदर नहीं है, इसलिए रोज के झगड़ों से परेशान होकर उन्होंने हमेशा के लिए वृद्धा आश्रम जाने का मन बना लिया। अपना सामान बांधकर दूसरे दिन मुरली प्रसाद जी अपने कमरे से बाहर आए तो देखा कि बेटा बहू टीवी देखते हुए स्नैक्स का आनंद ले रहे थे। कमल बोला, काम जा रहे हैं क्या बाबूजी? मुरली प्रसाद जी बोले, नहीं, वृद्धा आश्रम जा रहा हूँ। बेटी बहू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और मुरली प्रसाद जी वृद्धा आश्रम आ गए। वृद्धा आश्रम आके मुरली प्रसाद जी ने नए दोस्त बना लिए और अब वे पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे थे। रोज़ सुबह मुरली प्रसाद जी वृद्धा आश्रम के प्रांगण में टहलते और दोस्तों संग खूब बिताते। एक रोज वो इसी तरह वृद्धा आश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे और उन्होंने देखा कि बाहर कार आकर रुकी और उस कार में से एक युवक एक वृद्ध महिला उतरी। युवक ने उतरकर उस वृद्ध महिला का
सामान वहाँ रख दिया और कार लेकर चलना बना। मुरली प्रसाद जी उदास होकर अपने मन से बोले, हे भगवान, आज फिर एक व्यक्ति अपने घर से बेघर होकर इस वृद्धाश्रम की पनाह में आ रहा है। वह वृद्ध महिला वृद्धाश्रम का गेट खोलकर अंदर आने लगी। बहुत दूरी होने की वजह से मुरली प्रसाद जी को वृद्ध महिला का चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर जैसे ही वृद्ध महिला अंदर आने लगी, मुरली प्रसाद जी को देखते ही उसने अपनी साड़ी से सर पे पल्ला ले लिया और पल्लू भी इतना बड़ा कि वृद्ध महिला का चेहरा ढक गया। मुरली प्रसाद जी को लगा मानो उन्होंने उस वृद्ध महिला को कहीं देखा हो, मगर चेहरा देखकर हैरान रह गए। यह तो माला जी है। अनायास से उनके मन से निकला, हे भगवान, इन्हें भी यह दिन देखना पड़ रहा है। इनकी बेटी बहू ने भी इन्हें यहाँ छोड़ दिया। मुरली प्रसाद जी मन ही मन बुदबुदाए। फिर अचानक ही उन्हें क्रोध आया और गुस्से में उस कर्मचारी से बोले, आजकल के बच्चों को अपने माता पिता की कोई कदर ही नहीं है। जब बच्चों को माता पिता के साथ रहना ही नहीं है तो माता पिता को भी उनकी याद में आंसू बहाना बंद कर देना चाहिए। जाने क्यों लोग बच्चे जानते हैं जब आगे चलकर यही दिन देखना है। कर्मचारी बोला, चाचा जी, आप सही कह रहे हो। वृद्धाश्रम में बढ़ती संख्याओं को देखकर मुझे भी यही लगता है। उतने में वृद्धाश्रम का एक दूसरा कर्मचारी मुरली प्रसाद जी से आकर बोला, आपसे कोई मिलने आया है। मुरली प्रसाद जी मन ही मन बोले, जाने कौन मिलने आया होगा। मुरली प्रसाद जी बाहर आए तो देखा कि उनका बेटा कमल और बहू राखी उनसे मिलने आए हैं। मुरली प्रसाद जी खुद उन्हें देखकर अचंभित में पड़ गए थे और गुस्से से बोले, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी ने नहीं मिला। मैं यहाँ खुशी से अपनी ज़िंदगी काट रहा हूँ। यहाँ सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हम सब मिलकर हंसी खुशी ठहाके लगाते हैं। कमल मुरली प्रसाद जी से बोला, पापा, आज शाम सोनू का जन्मदिन है, इसलिए हम आपको लेने आए हैं। मुरली प्रसाद जी बोले, मैं अब यहाँ से बहुत खुश हूँ और अब यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। बहू राखी बोले, पापा जी, सिर्फ आज शाम की पार्टी के लिए आ जाइए। सारे रिश्तेदार, पड़ोसी और आपके मित्रों को भी बुलाया है। लोग आपके बारे में पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब देंगे हम? मुरली प्रसाद जी बोले, अच्छा, अब समझ आया कि तुम लोग मुझे क्यों लेने आए हो। सभी के सामने अपनी नाक बचाना चाहते हो, यही ना? आज इतने महीनों बाद तुम लोगों को मेरी याद आई है, वो भी अपनी इज्जत बचाने की खातिर, वरना इतने महीनों से मैं यहाँ अकेले पड़ा हूँ। मेरी कभी खैर खबर तक नहीं लेने की कोशिश की तुम लोगों ने। कितने स्वार्थी हो गए हो तुम लोग। ज़रूरत पड़ी तो लेने आ गए, एक बार भी फ़ोन करके भी ज़रूरत नहीं समझी। कम से कम यह तक जानने की कोशिश नहीं की कि मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ। अब से यही मेरा घर है, मैं यही नहीं जाने वाला और यही दुनिया वालों की बात को दुनिया वालों से कह देना। मैं तीर्थ यात्रा पर गया हूँ और वैसे भी मैं वहाँ जाकर किसी को बताने वाला हूँ कि मैं वृद्धाश्रम में रहता हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने कमरे में जाने लगे। बेटा बहू यह देखकर प्लान बनाने लगे कि ऐसे तो पापा मानने वाले नहीं हैं, हमें कुछ और करना पड़ेगा। थोड़ी देर में दोनों रोनी सूरत बनाकर मुरली प्रसाद जी के पास पहुँचे और गिड़गिड़ा कर बोले, पापा, सोनू भी आपको बहुत याद करता है, उसके लिए आ जाइए बस। कमल ने तुरंत सोनू को फ़ोन लगा दिया। फ़ोन पर सोनू ने मुरली प्रसाद जी से कहा, दादाजी आप कहाँ चले गए हैं? मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, प्लीज़ मेरे बर्थडे के लिए आ जाइए। मुरली प्रसाद जी के आंखों के आगे उन्हें नन्हा सोनू का चेहरा आ गया और वे सोचने लगे, पोतो सोनू के आखिर क्या बिगड़ा है? वो नन्ही जान तो मेरा दोषी भी नहीं। सोचकर बेटी बहू के साथ चलने को राजी हो गए। मुरली प्रसाद जी बोले, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ,
मगर मेरी एक शर्त है, और शर्त यह है कि कल वापस तुम लोगों को मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने आना पड़ेगा। बेटी बहू ने शर्त मान ली और मुरली प्रसाद जी उनके साथ घर की ओर चल पड़े। शाम को पार्टी में मुरली प्रसाद जी को उनके मित्र, रिश्तेदार और पड़ोसी सभी मिले। सभी ने मिलकर खूब सारी बातें की, मगर मुरली प्रसाद जी ने किसी को कुछ नहीं बताया और उनके मन में खूब सारे विचार चल रहे थे। वे सोच रहे थे कि कल उन्हें बेटी बहू को एक सरप्राइज भी तो देना है। पार्टी खत्म होने में रात हो चुकी थी। मुरली प्रसाद जी अपने कमरे में जाकर सो गए। अपने कमरे में जाते ही उन्हें अपनी पत्नी विधा जी की याद आ गई। एक बार गरम रोटी खा लीजिए ना, आप खाते हैं तो मेरे तन को लगता है। मुरली प्रसाद जी कहते, विधा तुम इसी तरह गरम गरम रोटी खिलाती रही तुम एक दिन बहुत मोटा हो जाऊंगा। और दोनों पति पत्नी हंस पड़े। विधा के चले जाने के बाद उनकी बहू ने तो उन्हें एक रोटी के लिए तरसा दिया था, ऊपर से घर के सारे काम करवाने लगी थी। वो अलग, वो भी मुरली प्रसाद जी खुशी खुशी करने लगे थे। मगर फिर भी घर में कोई इज्जत न मिले तो कोई कैसे अपने ही घर में रहे। अपनी पत्नी विधा जी की यादों में खोए मुरली प्रसाद जी की आंख लग गई। सुबह उठे तो देखा बेटा बहू तैयार खड़े थे। बहू राखी बोली, चलिए पापा जी आपको वृद्धाश्रम वापस छोड़ आते हैं। बहू राखी के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे कि कहीं पापा जी हमेशा के लिए ही न रुक जाए, इसलिए उन्हें जल्दी से वृद्धाश्रम में छोड़ देना ही उचित होगा। मुरली प्रसाद जी भी बेटे बहू की मनसा भाप चुके थे, इसलिए जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गए। और जैसे ही तैयार होकर गाड़ी में बैठते हैं, वे देखते हैं कि उनकी बहू के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान है। मुरली प्रसाद जी अपने घर को एकटक निहारते हैं और सोचते हैं, बेटे बहू को यहाँ से मुझे निकालने की कितनी जल्दी है। चलो कोई बात नहीं, जहाँ मन लगे वहीं रहना चाहिए। और उनकी कार वृद्धाश्रम की ओर चल पड़ती है। रास्ते में उनके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है और वे सोचते हैं कि आज वृद्धाश्रम में बेटे बहू को जो सरप्राइज दूंगा, उसके बाद यह लोग वृद्धाश्रम का नाम लेना भी भूल जाएंगे। थोड़ी देर बाद कार वृद्धाश्रम के आगे जाकर रुक गई और बेटे बहू कार से बाहर आकर खड़े हो गए। मुरली प्रसाद जी कार से उतरकर वृद्धाश्रम का गेट खोलकर अंदर जाने लगे और फिर एक पल रुककर उन्होंने पीछे मुड़कर बेटे बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू कार में बैठने ही वाले थे। मुरली प्रसाद जी की आवाज़ सुनकर रुक गए। मुरली प्रसाद जी फिर से बोले, रुको यहाँ आओ, मुझे तुम लोगों को किसी से मिलवाना है। वृद्धाश्रम के प्रांगण में पहुंचकर उन्होंने एक कर्मचारी से माला जी को बुलाने को कहा। माला जी जैसे ही बाहर आई, कमल उन्हें देखकर दंग रह गया। और राखी, उसको तो जैसे काटो तो खून नहीं। राखी माला जी को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ आप यहाँ कैसे? आपने मुझे बताया भी नहीं, मगर आपको यहाँ लाया कौन? माला जी के पास बेटी की बातों का कोई जवाब नहीं था। राखी बोली, मुझे तो अब तक यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ अच्छे से रह रहे हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी तो मैंने उनसे कहा था कि इतने दिनों से मेरी माँ से बात नहीं हो पा रही है, तो भाभी बोली माँ तीर्थ यात्रा पे गई हुई है, इसलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पा रही है। और मैंने भी भाभी की बात मान ली। माला जी बोली, बेटा तेरे भाई भाभी झूठ बोल रहे हैं। करीबन 1 महीने से वे लोग मुझे यहाँ वृद्धाश्रम छोड़कर चले गए हैं। राखी बोली, माँ उस जालिम औरत की इतनी हिम्मत की, उसने तुम्हें यहाँ वृद्धाश्रम छोड़ दिया। देखना मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मगर माँ तुमसे मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुरंत तुमको यहाँ से वापस ले जाती। आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा सब करने की, और अपनी माँ से लिपट कर गई। माला जी बोली, मैं किस मुँह से तुम्हें बताती राखी?
जिस दिन मैं यहाँ वृद्धाश्रम पहुँची, मैंने देखा कि तुम्हारे ससुर जी भी यहाँ ही है। मतलब कि मुझसे और तुम्हारी भाभी से कोई फर्क नहीं है, इसलिए तो तुम्हारे ससुर जी भी यहाँ है। क्या कहते हुए माला जी ने अपनी बेटी को अपने से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक भी नहीं हो, इसलिए दूर रहो मुझसे। एक तरफ मेरी बेटी ने एक माँ को घर से बेघर कर दिया है, तो दूसरी तरफ मेरी बेटी ने अपने ससुर को घर से बेघर कर दिया है। मेरी दोनों औलादें एक जैसी निकली निकम्मी। अब तो मुझे तुम्हें अपने बच्चे कहने में भी शर्म आ रही है। अपनी माँ की बातें सुन राखी का सिर शर्म से झुक गया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं नहीं जानती थी कि जो मैं अपने सास ससुर के साथ कर रही हूँ वही मेरे माता पिता के साथ भी हो सकता है। माला जी बोली, वैसे तुम्हारी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, फिर भी अगर माफ़ी मांगनी है तो अपने ससुर जी से मांगो। राखी अपने ससुर जी के पाँव में गिर गई और बोली, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। पीछे से कमल भी उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, हमें माफ़ कर दो पापा, और आप दोनों घर चलो और हमें अपनी सेवा का मौका दो। मगर मुरली प्रसाद जी और माला जी ने घर जाने से मना कर दिया और बोले, एक बार धोखा खा चुके हैं, अब बार बार धोखा खाने की हिम्मत नहीं है हम लोगों में। हमारे शरीर में अब जो थोड़ी बहुत जान बची है वो यहाँ वृद्धा आश्रम में ही रहकर गुजारेंगे। हम यहाँ वृद्धा आश्रम में सुखी हैं। कहकर दोनों बुजुर्ग अपने अपने कमरे में चले गए। कमल और राखी भी भारी मन से अपने घर आ गए। राखी तो अपनी माँ को वृद्धा आश्रम में देखकर उस सदमे से अब तक उधर भी नहीं पाई थी। कमल अपने पिताजी के कमरे में पहुंचा तो देखा वहाँ नीचे एक कागज का टुकड़ा गिरा हुआ था, जो शायद उसके बाबूजी की जेब से गिरा हुआ लग रहा था। उस पर उसके पिताजी ने एक कविता लिखी हुई थी, नाजों से पाल पोस कर जिसको हमने बड़ा किया, आज देखो उसी बेटे ने घर से हमको अलग किया। तुम कहती थी यह बेटा ही तो हमारे जीने की वजह है, मगर मैंने तो उसके रहते मौत आती देखी है। हाँ, मैंने मरने से पहले मौत आती देखी है। उसी बेटी की वजह से मैंने जिंदा होकर भी मौत आती देखी है। पढ़ते पढ़ते कमल फबक फकक कर रो पड़ा और अब उसके पास पश्चाताप के आंसू के अलावा और कोई चारा नहीं था। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।